अस्सलाम वालेकुम जी के स्प्रिंग के मुअस्सस दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशिया की तारीख के दो सबसे बड़े गद्दारों के बारे में, जिनको दुनिया मीर जाफ़र और मीर सादक के नाम से पहचानती है। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख बहुत तवील है। ज़माना कदीम से आज तक हिंद के उफ़्क़ पर बहुत से किरदार उभरे हैं। एक तरफ टीपू सुल्तान जैसे अज़मत के मीनार हैं, तो दूसरी जानब मीर जाफ़र और मीर सादक जैसे, जिनके बारे में इकबाल कहता है, जफ़र अस बंगाल, सादक अस दक्कन, नंगे मिल्लत नंगे दी नंगे वतन। आज सियासत के मैदान में कोई खुद को टीपू सुल्तान कहे ना कहे, लेकिन अपने मुखालफिन को मीर जाफ़र और मीर सादक ज़रूर कहता है। आखिर मीर जाफ़र और मीर सादक ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि आज भी उनका नाम गाली के मुतरादिफ समझा जाता है। आइए तारीख के सफ़हात को खंगालते हैं और जानते हैं इन दो किरदारों के बारे में, जिनसे दुनिया आज भी नफरत करती है। शायद आप जानते हो कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में सबसे पहले बंगाल की सरजमीन पर कदम रखे थे। ये पूरे हिंदुस्तान का सबसे अमीर इलाका था, जहां नवाब सिराजुल दौला की हुकूमत थी, जो अली वर्दी खान की जगह सिर्फ 23 साल की उम्र में तख्त पर बैठे थे। ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ अपने कारोबार की हिफाजत के नाम पर बरसगीर में छावनियाँ बना रहे थे। सिराजुल दौला ने इस अमल की मुखालफत की तो सूरत हाल कशीदा हो गई और मामला यहाँ तक पहुँच गए कि नवाब और अंग्रेज़ों में बराह रास्त टकराव हो गया। नवाब सिराजुल दौला ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया, जिससे छुड़ाने के लिए अंग्रेज़ों को बहुत पापड़ बेलना पड़े, और इसके बाद इन्होंने फैसला किया कि अब सिराजुल दौला से छुटकारा हासिल किया जाए। लेकिन कैसे? इसके लिए इन्होंने वो हरबा आजमाया, बल आखिर नवाब के सिपहसालार मीर जाफ़र का इत्मीनान हासिल करने में अंग्रेज़ कामयाब हो गए। तसादम नागुरेज था। जून 1757 में पलासी के मैदान पर नवाब सिराजुल दौला की 55,000 फौज का सामना अंग्रेज़ के 3,000 सिपाहियों से हुआ। अददी लिहाज से दोनों का कोई मुकाबला बनता ही नहीं था, लेकिन तब वो फैसला कुन मरहला आया जिसमें मीर जाफ़र की गद्दारी ने अपना किरदार अदा किया। 35,000 प्यादा और 15,000 घुड़सवारों पर मुश्तमिल दस्ते मंसूबे के ऐन मुताबिक और मीर जाफ़र की हदायत पर जंग से मुंह मोड़ गए, और बाकी रह गए सिर्फ 5,000 शाहसवार। सिराजुल दौला को बुरी तरह शिकस्त हुई, गिरफ्तार भी हुए और फिर मीर जाफ़र के बेटे के हाथों कत्ल कर दिए गए। वादे के मुताबिक मीर जाफ़र को बंगाल का हुक्मरान तो बना दिया गया, लेकिन ऐसे गद्दार पर अंग्रेज़ कैसे एतबार करता। अंग्रेज़ों ने उम्मीदें पूरी ना होने पर उनसे भी इक़्तिदार छीन लिया, और बंगाल हिंदुस्तान का पहला वो इलाका बना जो डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के रोल में आया। हिंदुस्तान के सवाल का आगाज़ हो चुका था एक गद्दार के हाथों। आज मुर्शिदाबाद के इस महल को नमक हराम देवड़ी कहते हैं, जहां कभी मीर जाफ़र रहता था। जंग पलासी के बाद अंग्रेज़ों के बढ़ते कदमों को रोकने वाला कोई नज़र नहीं आता था। एक के बाद एक शिकस्त और हिंदुस्तान पर गुलामी की जंजीरें सख्त तर होती चली जा रही थी, यहाँ तक कि ठीक 100 साल बाद 1857 में सोने की चिड़िया मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों की गिरफ्त में आ गई। इस पूरे दौर में जिस शख्सियत ने काबिज़ ताकतों का जमकर मुकाबला किया, वो थे हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान। वो जनूबी हिंद की रियासत मैसूर के हुक्मरान थे, जहां वो अपने वालिद हैदर अली की जगह 1782 में हुक्मरान बने। रियासत मैसूर ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 4 जंगें लड़ी, जिनमें से 3 में टीपू सुल्तान मद्दे मुकाबल थे। एक जंग में इन्होंने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और अंग्रेज़ों को मुआहदे पर मजबूर कर दिया, लेकिन दूसरी जंग में शिकस्त खाई और आधी रियासत अंग्रेज़ों और मुखालफिन के हाथों चली गई। आखिरी फैसला कुन जो मार्का था, जिसमें सिर्फ अंग्रेज़ ही नहीं, मुसलमान, हिंदू सभी फतह अली खान टीपू के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। टीपू ने 1799 में सरंगापट्टनम के मुहासरे में दुश्मन अफवाज से लड़ते हुए शहादत नोश किया। टीपू सुल्तान की इस शिकस्त में एक बुनियादी किरदार था अपने ही वज़ीर मीर सादक का।
انگریز چاہتے تھے کہ ہندوستان پر ان کے قبضے کا خواب پورا ہونے میں اگر کوئی رکاوٹ حائل ہے تو وہ ہے ٹیپو سلطان۔ انہیں شکست کے لیے وہی حربہ استعمال کرنا تھا جو پرانے زمانے میں استعمال ہوتا آ رہا تھا۔ جیسے سراج الدولہ کے خلاف میر جعفر کو لایا گیا، ویسے ہی ٹیپو کے اپنے ہی حلقے سے چند غداروں سے کام لیا گیا۔ انگریزوں نے میر جعفر کے مشورے اور ہدایات کے مطابق ہی مخصوص مقامات اور مخصوص اوقات پر حملے کیے اور میسور اور بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ اس کے فیصلوں کی وجہ سے انگریز دارالحکومت سرنگا پٹم میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے ٹیپو کے وفادار سالار غازی خان کو بھی قتل کیا۔ آخر میں ان کے اقدامات اتنے واضح ہو گئے کہ خود ٹیپو کے وفاداروں کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے میر صادق کو قتل کر دیا۔ لیکن میر صادق تنہا نہیں، غداروں کی فہرست میں کئی اور نام بھی تھے۔ ٹیپو کی شہادت سے صرف 100 سال پہلے 1700 میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کا دور حکومت اپنے عروج پر تھا۔ کابل سے کولکتہ اور کشمیر سے کالی کٹ تک مغلوں کا راج تھا۔ لیکن صرف ایک صدی میں ہندوستان پر انگریز ایسے قابض ہوئے کہ انہیں کوئی روکنے والا نظر نہ آیا، اور صدی مکمل ہونے تک مزاحمت کا آخری باب ٹیپو سلطان کی صورت میں بند ہو گیا۔ شاعر کہتا ہے، وہ شخص تو شب خون میں مارا گیا ورنہ، وہ شخص تو شب خون میں مارا گیا ورنہ اس جیسا بہادر کوئی لشکر میں نہیں تھا۔ ہندوستان کے غلام بن جانے میں جہاں نااہل حکمرانوں کا ہاتھ تھا، وہیں کسی حد تک میر جعفر اور میر صادق جیسے غداروں کے اقدامات میں شامل تھے۔ اس لیے جب تک ہندوستان کا ذکر باقی رہے گا، جب تک دنیا ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ کو یاد کرتی رہے گی، میر جعفر اور میر صادق کا نام بھی وطن فروشوں کی حیثیت سے